मुझे माफ कर दो माँ। माँ से बड़ा दानी कोई नहीं, जरूरत पड़ने पर माँ अपने शरीर के अंग भी अपनी संतान को दान कर देती है, ऐसी दानी होती है माँ। रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमेश के बेटे रमन ने बड़े बेरखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रमेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, रमन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ रमन, क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश की पत्नी सुनीता ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? सुनीता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी यशोदा चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रमेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्क में सही लगते हैं। क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल एसपी साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आए हैं। रमेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को यशोदा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रमेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमेश बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं ला रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे चाचा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे न। सुनीता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, यशोदा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके मामा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से कमल के डॉक्टर मामा आ रहे थे। डॉक्टर कमल ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रमेश, दीदी नहीं देख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर कमल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, सुनीता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर कमल ने रमेश की ओर देखा तो रमेश ने अपनी आंख भी झुका ली। डॉक्टर कमल सब समझ गए, बोले, कल हम दीदी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि यशोदा को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर यशोदा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। यशोदा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रमेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी? डॉक्टर कमल ने रमेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं भैया, रमेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। यशोदा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया दीदी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने सुनीता की ओर व्यंग्य से देखा। सुनीता निरुत्तर होकर रमेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, बोलने के संघर्षों की देन है। और बेटा रमेश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल की थी तब घर से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी।
तब तुम्हारी इस तुरंत माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोल मेरे तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। सुनीता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब दीदी, आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर कमल ने यशोदा से कहा। रमेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर कमल जो उसके मामा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ यशोदा के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सुनीता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह यशोदा से आंख मिलाए। यशोदा ने सुनीता की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सुनीता और बच्चों ने यशोदा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।